ड्रामा की शुरुआत में हम यहाँ पर कैप्टन ह्यू चैन को देखते हैं एंड साथ ही साथ में उसके ग्रैंडपा को, जो कि यहाँ पर पूरे के पूरे आर्मी के सुपर हेड होते हैं। एंड यहाँ पर वो ह्यू चैन को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं। तो फिर यहाँ पर ह्यू चैन निकल पड़ता है। फिर यहाँ पर ह्यू चैन की टकरार होती है एक लड़की से, जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड है एंड इसका नाम रैनन होता है। यहाँ पर वो रैनन को देखते ही समझ जाता है कि यही वो लड़की है जिसने ग्रैंडपा की जान बचाई थी। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बार ग्रैंडपा जो है ह्यू चैन से कह रहे थे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, लेकिन ह्यू चैन ने मना कर दिया। तो ग्रैंडपा यहाँ पर नीचे टहल रहे थे एंड वहाँ पर उनके साथ में कोई नहीं था एंड अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। तो फिर यहाँ पर रैनन ने ही उसकी जान बचाई थी एंड यहाँ पर प्रेजेंट में उसके ग्रैंडपा ने भी रैनन के साथ में उसकी ब्लाइंड डेट को फिक्स किया है। तो यहाँ पर रैनन उसे सॉरी बोलकर फटाक से भागकर उस घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर ग्रैंडपा होते हैं। एंड ग्रैंडपा ने यहाँ पर उसे ये कहकर बुलाया होता है कि उन्हें हार्ट पेन वापस से हो रहा है, इस वजह से वो बेचारी इतना भाग भाग कर वहाँ तक आई होती है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं अब ठीक हो चुका हूँ। एंड यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैंने आपको पहले कहा था कि इतना जल्दी डिस्चार्ज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर बाद में इतने में यहाँ पर ह्यू चैन आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा ह्यू चैन से इंट्रोडक्शन करवाते हैं एंड यहाँ पर वो उन दोनों को शादी करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर रैनन ग्रैंडपा को एक एग्जाम्पल देती है, कहती है कि मैं यहाँ पर इतनी दूर पढ़ने लिखने के लाई थी, अब मैं यहाँ पर एक नर्स बन चुकी हूँ, यहाँ तो मेरा खुद का घर भी नहीं है, तो आप ऐसे लड़के के साथ अपने बेटे की शादी कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पर बाद में ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि इस शहर में मुझे कौन नहीं जानता, तो मैं यहाँ पर जो भी ज़मीन चाहिए, जो भी विला चाहिए, तुम बस मुझे बता दो, वो फिर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। यहाँ पर बाद में रैनन देखने लगती है ह्यू चैन की ओर एंड ह्यू चैन यहाँ पर ऐसे इशारे करता है कि जैसे ग्रैंडपा मेंटली रिटार्डेड हो चुके हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि आखिर चल क्या आ रहा है और तुम इसके ग्रैंडसन कैसे हो। तो फिर ह्यू चैन कहता है कि मैं इनका ग्रैंडसन नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर एक नॉर्मल माली का बेटा हूँ एंड यहाँ पर वो मुझे अपने बच्चे जैसा ही मानते हैं, इस वजह से वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। एंड मैं मंथली इतना कुछ अर्न नहीं करता और ये कपड़े ये तो मैंने बस इसके लिए पहने क्योंकि ग्रैंडपा मुझे इन कपड़ों में देखना चाहते थे। यहाँ पर रैनन उसकी बातों पर विश्वास करने लगती है। दूसरा ग्रैंडपा को समझ नहीं आता कि आखिर ये ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इसके कह रहे ग्रैंडपा की उसको सारी सच्चाई बताए। इतने में यहाँ पर रैनन को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर पता चलता है कि वोटिंग के अकॉर्डिंग रैनन को हॉस्पिटल की जॉब से निकाल दिया गया है। रैनन यहाँ पर उन्हें कहती तो है कि मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी ऐसे क्यों, लेकिन यहाँ पर वो कॉल वाली से बता देती है कि तुम्हें तो पता ही है अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है जो यहाँ पर पहचान वाले होते हैं और यहाँ पर तुम किसी को सब्जेक्ट में जानती भी नहीं हो, तो तुम्हारी सेटिंग हम नहीं लगवा पाए। वह यहाँ पर रैनन नाराज़ हो जाती है। दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा होते हैं जो अपने ग्रैंडसन ह्यू चैन से पूछते हैं कि आखिर तुमने उसे ऐसा झूठ झूठ क्यों कहा। तो यहाँ पर वो बताने लगता है कि देखो ये यहाँ पर अकेली रहती है, ये किसी को जानती भी नहीं और इसके अकॉर्डिंग इसके पास ना घर है ना ज़्यादा पैसा है, तो क्या पता वो घर और पैसे को देख के मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई होगी, तो और क्या पता वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग जाए। तो ग्रैंडपा कहते हैं खबरदार तुमने ऐसा कुछ कहा तो वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। ह्यू चैन कहता है कि ग्रैंडपा आपको पता नहीं है आजकल किस किस तरह की लड़कियां बाहर घूमती है जो ऐसे ही गोल्ड डिगर होती है और लड़कों को ठग लेती है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन जो है वो शादी के लिए हाँ कह देती है, जहाँ पर ह्यू चैन मन में सोच लगता है कि देखा मुझे तो लगा ही था कि ये गोल्ड डिगर है करके, लेकिन मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर ग्रैंडपा बड़े खुश हो जाते हैं और उन दोनों को कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन जाने और अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और यहाँ पर रैनन ने उसके साथ शादी करने के लिए इसके लिए हाँ कहा रहता है कि वो उसके घर पर रहेगी, क्योंकि अब वो बेचारी हॉस्पिटल में रहा करती थी उसके डोम रूम में, लेकिन अब जब उसकी जॉब चली गई है तो वो हॉस्पिटल में कैसे रह सकती है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनका सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता, सिर्फ एक घर पर रहने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आता है जो उन्हें देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर रैनन से कह रहे होते हैं कि अगर ये तुम्हें ज़रा सा भी तंग करे या परेशान करे तो तुरंत आकर मुझे बता देना। और यहाँ पर पीछे से कान लगाकर ह्यू चैन उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा चले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि देखो तुम मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि मेरी सैलरी ही 3000 है, मैं मालिक का बेटा हूँ और मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करता हूँ। रैनन कहते कोई बात नहीं और मुझे भी तुमसे कुछ झूठ नहीं कहना।
मैंने तुम्हारे साथ शादी इसके लिए की क्योंकि मेरी शादीशुदा नहीं हूँ एंड यहाँ पर उस वजह से मुझे हॉस्पिटल की जॉब से निकाल दिया जा रहा था, तो मुझे अर्जेंसी में यहाँ पर जॉब करना ही था, इस वजह से। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे $10,000 का एक बिल चेक भी देती है, कहती है कि तुम इसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हो, ये हम दोनों के लिए है। एंड ये बात देखकर और सुनकर यूचन सोच में पड़ जाता है कि क्या पता उसने यहाँ पर रैनन को मिसजज किया हो तो। लेकिन इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है जो कि उसे कमांडो कर बुलाता है एंड यहाँ पे वो फटाक से बाद में उसे हक करने लगता है। लेकिन वो उस असल में हक नहीं कर रहा था, वो यहाँ पर उसके फेस को छुपा रहा था ताकि कोई भी लोग उसकी वाइफ के फेस को ना देख पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर वो लोग उसकी वाइफ पर अटैक करने की कोशिश करते। यहाँ पर रैनन को लगता है कि वो उसे हक कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगती है, वहाँ से चली जाती है। दूर से यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट जी के साथ होता है। जी यहाँ पर उसे कुछ मिशंस के बारे में बता रहा था। यहाँ पर वो कहने लगता है कि छुट्टियों में भी हमें यहाँ पर सीक्रेट मिशंस को करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर यूचन कहता है कि देखो हमारे देश की सेवा के लिए हमें इतना तो करना ही होगा। फिर बाद में यहाँ पर हमारी रैनन होती है रिसेप्शन एरिया में, तो फिर सभी के सभी नर्स आपस में बात कर रही होती है कि आज कमांडर गो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। तुम्हें पता भी है कि वो कितने ज़्यादा मस्कुलर मैन है और हैंडसम मैन भी है। फिर यहाँ पर वो लोग उसकी वाहवाही करने लग जाते हैं। रैनन यहाँ पर कमांडर गो का पूरा नाम पूछती है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है मैनेजर का, जो कि उसे ऊपर कैबिन में बुला रही थी। तो फिर यहाँ पर वह चली जाती है एंड जैसे ही वो कैबिन की ओर जाने लगती है, पीछे से हम यहाँ पर कमांडर गो यूचैन को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपनी वाइफ को नहीं देख पाता। फिर जैसे यहाँ पर रैनन उस रूम के अंदर जाती है, वहाँ पर वो मिया को देखती है एंड इस लुक से समझ आता है कि उन दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी खासी बनती नहीं है। यहाँ पर मिया कहने लगती है कि हाँ, हम दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, हम कॉलेज में तो साथ रहा करते थे। यहाँ पर हमें मैनेजर की लुक से समझ भी आ रहा था कि यहाँ पर मैनेजर मिया को ट्रांसफ़र करने वाली है और तो यहाँ से वो रैनन को कहीं और लोकल एरिया में ट्रांसफ़र करने वाली है। यहाँ पर वो रैनन की फ़ाइल को मांगती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। रैनन कहती कि अरे प्लीज़ ऐसा मत करो, आप लोगों के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने एक घर भी ढूंढ लिया रहने के लिए और अब मैं शादीशुदा भी हूँ। यहाँ पर ये बात सुनते मिया उसके बाद हंसने लगती है, कहती है कि तुम किसके साथ शादी करी हो और कौन है वो बदनसीब जो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी भी हो गया है। तुम्हें पता भी है कि बहुत जल्दी मेरी भी शादी होने वाली है। फिर यहाँ पर बाद में बताने लगती है कि कमांडर गू को मैंने ही बचाया था और वो चाहते हैं कि मैं उनके ग्रैंडसन के साथ में शादी करूँ और मैं उन्हें ना भी तो नहीं कह पा रही हूँ। मैनेजर यहाँ पर शॉक हो जाती है, कहती कि वो तुम ही लड़की हो जिसने यहाँ पर उसे ग्रैंडपा को बचाया था। तो यहाँ पर मियाँ कहते कि हाँ, उन्होंने मुझे अपनी फ़ोटो भी दी थी और चलो वैसे भी बहुत जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। यहाँ पर रैनन वो फ़ोटो को देख लेती है और यहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम जिसे ग्रैंडपा समझ रही हो वो तो वो है ही नहीं, आखिर तुम इतना झूठ झूठ कैसे बोल सकती हो और तुमने इस इंसान को नहीं बचाया है। यहाँ पर मियाँ उसे खड़ी होकर बड़े से टॉर्चर वे में कहने लगती है कि तुम कह रहे हो कि मैंने जान नहीं बचाई, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने उनकी जान बचाई है। रैनन कहती कि हाँ सही कहा, मैंने इस ग्रैंडपा की जान बचाई है, यानी कोई कमांडर वमांडर नहीं है, ये एक नॉर्मल से जनरेटर है। तो फिर यहाँ पर मैनेजर बोलने लगती है कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन है, उनकी रियल आइडेंटिटी एज ए कमांडर ही है। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम इतना साफ सफाई झूठ क्यों बोल रही हो, बेहतर होगा तुम सच्चाई को कबूल कर लो। रैनन कहते कि अगर दम है तो फिर जाकर सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लो, उसमें सब कुछ कैप्चर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर मैनेजर और मियाँ उनमें से कोई भी यहाँ पर उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। यहाँ तक कि मैनेजर उसकी फाइल को लेती है और फेंक देती है हवा में। एंड यहाँ पर रैनन को याद आती है बात अपनी मम्मा की, जहाँ पर उसकी मॉम की एक आखिरी विश थी कि रैनन उसी हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करे और लोगों की जान बचाए। फिर यहाँ पर रैनन को गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में हम यहाँ पर यो चैन को देखते हैं जो कि जनरल डायरेक्टर के साथ में था एंड यहाँ पर बाजू वाले रूम में झगड़ा हो रहा था। तो फिर यहाँ पर उन्हें सारी की सारी आवाज़ सुनाई दे रही थी। यहाँ पर यूचन को गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो कौन है जो मेरी वाइफ बनने का नाटक कर रहा है। तो फिर वो तीनों के दोनों ये देखने के लिए चल पड़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों मियाँ और मैनेजर जो है वो दोनों के दोनों मिलकर रैनन पर टूट पड़ती है। रैनन यहाँ पर उन्हें भी सुना देती है। मैनेजर कहते कि जितनी बड़बड़ करनी है कर लो, लेकिन मेरे कैबिन के बाहर जाकर कहो। एंड यहाँ पर रैनन कह देती है कि मैं अपर हेड्स में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उठाने लग जाती है। एंड यहाँ पर मियाँ रैनन को धीरे से कहती है कि
तुम्हें पता है मेरा भाई मिस्टर गू के अंडर ही काम करता है, तो फिर तुम कितनी भी सच बोल लो आखिर तुम्हारा सच कभी बाहर आने ही नहीं वाला है। एंड यहाँ पर रैनन को समझ आता है कि मिया तो यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल रही है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन गुस्से में उसे सुना देती है, जहाँ पर मैनेजर रैनन को सुनाना शुरू कर देती है और वो दोनों के दोनों यहाँ पर रैनन को धक्के मार रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर गू यानी कि यूचन आ जाता है, जो कि रैनन को पकड़ लेता है। यहाँ पर सभी लोग उसे ही मिस्टर गू समझ रहे होते हैं, हालांकि वो मिस्टर गू यूचन तो होता ही है। लेकिन यहाँ पर अपनी वाइफ के सामने वो नाटक कर रहा था, तो वो कहने लगता है कि मैं मिस्टर गू नहीं हूँ, मिस्टर गू तो ये है। यहाँ पर जी अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये मुझे कमांडर अचानक से क्यों बना रहा है। फिर बाद में यहाँ पर जी कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो मैनेजर यहाँ पे बताने लगती है कि ये लड़की बड़ी चालाक है और बड़ी चंट इंसान है। यहाँ पर ये कह रही है कि इसने ग्रैंडपा की जान बचाई थी, यानी कि आपकी ग्रैंडपा की, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि मिया ने उसकी जान बचाई थी। फिर बाद में यहाँ पर यूचन कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। मैनेजर यहाँ पर यूचन पर चिल्लाने लगती है कि तुम जैसे असिस्टेंट यहाँ पर बीच में बातें क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पर जी उस पर चिल्ला देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी तरह से बात करने की। एंड वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो उसका कमांडर होता है और अपने कमांडर को रिस्पेक्ट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पर रैनन भी सोचती है कि आखिर मिस्टर गू यहाँ पर मेरे हस्बैंड को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर बाद में जी कहने लग जाता है कि वो मेरा असिस्टेंट है एंड मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो जो कहेगा सच ही कहेगा, तुम यहाँ पर उसे उल्टी मुंह बात नहीं कर सकती। बाद में यहाँ पर मिया जो है वो फोटो दिखाना शुरू कर देती है और दर्जी यहाँ पर उस फोटो को ले लेता है एंड वो तो ग्रैंड पाई होता है। एंड वो डर के मारे यहाँ पर यूचन को वो फोटो दे देता है, कहता है कि मेरा असिस्टेंट तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पर यूचन कहने लग जाता है कि ये कोई आर्मी के लीडर वीडर नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सा जनरेटर है और वो मेरे ग्रैंड पा है, तुमने किसी और इंसान को गलत समझ लिया है। यहाँ पर मियाँ मन में सोचने लग जाती है कि शायद से मैंने गलती से कोई और फोटो ही चुरा ली है। फिर बाद में यहाँ पर वो उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी कलीग को ही बुली करिए, तुम्हें शर्म नहीं आती। और यहाँ पर वो जी को आगे भेजता है, जहाँ पर जी एज अ कमांडर उन्हें बड़ी बड़ी डांट लगाता है एंड कहता है कि तुम दोनों को तो यहाँ पर रहने का हक भी नहीं है। फिर वो दोनों के दोनों यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है एंड जी यहाँ पर रैनन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम हॉस्पिटल में रहने के लायक हो और ये दोनों बिल्कुल नहीं, इन्हें तो मैं अच्छे से सबक सिखा कर रहूँगा। एंड यहाँ पर इनडायरेक्टली उसका हस्बैंड ही उसे बड़ी अच्छे से हेल्प कर देता है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग बाहर जाने लगते हैं। रैनन यहाँ पर यूचन से पूछती है कि आखिर कमांडर को तुम्हें लेके इतने प्रोटेक्टिव क्यों थे एंड तुम यहाँ पर उनके अंदर कैसे काम करते हो, तुम तो नॉर्मल से सिक्योरिटी गार्ड हो ना। यहाँ पर यूचन कहने लग जाता है वो एक्चुअली मैं जिस जगह का सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना, तो वो जो कंपनी है उनकी फैमिली ओन करती है एंड यहाँ पर मेरे स्किल्स को देखकर वो चाहते हैं कि मैं उनके अंडर थोड़ा बहुत काम कर लूँ, बस इस वजह से। फिर बाद में यहाँ पर रैनन उसे पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ। यहाँ पर मिस्टर गू शॉक हो जाता है क्योंकि अगर रैनन उसके साथ उसी के घर पर रहेगी तो फिर मिस्टर गू का सारा पांडा फूट सकता है एंड यहाँ पर यूचन नहीं रहेगा और उसे उसकी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि देखो फिलहाल तो मेरा घर बहुत मैसी है, लेकिन मैं जाकर उसे क्लीन अप कर दूंगा, फिर मैं शाम को खुद ब खुद तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर रैनन को यूचन का बिहेवियर बड़ा अच्छा लगता है। उसे लगता है कि कितना पोलाइट, हम्बल और काइंड इंसान है। फिर बाद में यहाँ पर यूचन चला जाता है ग्रैंडपा के पास में, जहाँ पर ग्रैंडपा उसे बड़ा सुना रहे होते हैं। कहते हैं कि इस पूरी की पूरी कंट्री में मेरा एक रेपुटेशन है जो कि तुमने पान में मिला दिया है एंड यहाँ पर तुमने मुझे जनरेटर का पोस्ट दिया है और खुद को सिक्योरिटी गार्ड का। तो मैं समझ भी आ रहा है कि तुम कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो। मुझे यहाँ पर रैनन को सारी बातें बतानी होगी। एंड यहाँ पर जैसे वो फ़ोन को लेता है, यूचन उनका फ़ोन वापस रख देता है। कहता है कि देखिए ग्रैंडपा, मैंने अभी अभी उससे शादी की है एंड शादी के पहले उसने मुझे कहा था कि वो मेरे घर पर रहेगी, तो क्या पता ये विला देखकर वो ऑब्सेस हो गई हो। एक बार मैं उसको जान लूँ, परख लूँ और उसके बाद में हम उसे सच्चाई बता सकते हैं। ग्रैंडपा कहते कि तब तक कहाँ सड़कों पर रहोगे क्या। यूचन कहते कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसकी कुछ अरेंजमेंट्स कर लूँगा। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है, जहाँ पर वो उसे घर बुक करने के लिए कहता है। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, वो विला खाली पड़ा है, मैं उसकी क्लीनिंग करवा देता हूँ। यहाँ पर वो उसे चिल्ला कर कहता है, बोलता है कि मुझे एक नॉर्मल सा घर चाहिए 80 स्क्वायर फीट का, उससे ज़्यादा नहीं, एंड हाँ एक सस्ती बुस्ती सी कार भी खरीद लेना। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को लेकर उसके घर पर आ जाता है। रैनन यहाँ पर इस बिल्डिंग को देखकर सोच पड़ जाती है, कहती है कि तो नई बिल्डिंग है एंड यहाँ पर जो घर है वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तुम पक्का सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करते हो ना, क्योंकि उसकी सैलरी में यहाँ पर घर खरीदना बहुत मुश्किल काम है। घर खरीदना तो छोड़ो, हम उसे रेंट आउट भी नहीं कर सकते। फिर बाद में यहाँ पर वो सोच पड़ जाता है। रैनन कहती है कि घर तक तो ठीक था और ये कार इतनी लग्जरियस कार
तुम्हारे पास कहाँ से आई। फिर बाद में यहाँ पर उसे एक आइडिया आता है। तो फिर यूचन कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कमांडर गु को हमारी शादी के बारे में पता है। तो फिर यहाँ पर ये घर उन्होंने मुझे ऐसे गिफ्ट दिया है और ये कार तो मैंने रेंट पर ली है और इस कार के लिए मुझे उन्हें धीरे धीरे पे करना पड़ेगा। ऐसे भी ये उनकी सेकेंड हैंड कार है जो कि वो चलाते नहीं है, इस वजह से उन्होंने मुझे दे दिया। एंड मन यहाँ पर वो जी को गालियाँ दे रहा होता है कि इसे मैंने कहा था एकदम गरीबों जैसे चीज़ करने के लिए, लेकिन ये इंसान तो पूरा उल्टा ही कर बैठा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ऊपर की ओर चले जाते हैं। यूचन यहाँ पर रानन को देखकर मन में सोच रहा था कि यहाँ पर एक्टिंग कर रही है या फिर ये सच में इतनी पागल है जो मेरी बात इतनी आसानी से मान रही है। हालांकि मुझे लगता है कि मेरी वाइफ के साथ मुझे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या पता ये आगे जाकर कोई ठग निकली तो। फिर यहाँ पर जैसे ही वो लोग घर के अंदर आते हैं, रानन तो पूरे के पूरे घर को देख एकदम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ा घर होता है। यूचन मन में सोच रहा था कि मेरे लिए तो ये घर बहुत ही छोटा है, न जाने यहाँ का बाथरूम कितना छोटा सा होगा, लेकिन यहाँ पर रानन को ये घर बड़ा मस्त लगता है और बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी। फिर बाद में यहाँ पर रानन बड़ी थॉटफुल होती है। वो सोचती है कि ये इतनी सारी अरेंजमेंट्स कर रहा है तो शायद से मुझे भी यहाँ पर अपना पॉसिबिलिटी योगदान देना चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो कुछ पैसे जमा करती है एंड उसे देने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे टॉवल में देकर अपना मुंह मोड़ लेती है और शर्माने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि ये सब क्या कर रही हो तुम। रानन कहते कि वो एक्चुअली तुमने ये सब कुछ किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा तो तुम्हें दे ही सकती हूँ, और रही बात मेरे जॉब की तो धीरे धीरे मेरी सैलरी बढ़ जाएगी एंड जैसे मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा वहाँ पर मैं इस घर को भी इक्वल कंट्रीब्यूशन दूंगी। यहाँ पर बाद में मन में सोच लग जाता है कि आखिर ये सचमुच नाटक कर रही है या फिर क्या पता ये सचमुच यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लड़की है जो कि बहुत भोली भाली सी है और ये ऐसे बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। यहाँ पर रानन से पैसे दे रही होती है जहाँ पर उसका हाथ गलती से टॉवल पर लग जाता है एंड टॉवल यहाँ पर खुलकर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर रानन उसकी टॉवल लेने में मदद करती है और तो यहाँ पर वो उसके ऊपर फिसल कर गिर जाती है। यहाँ पर यूचन उसे उठने के लिए कहता है। रानन को कुछ समझ नहीं आता, फिर उसे याद आता है कि वो तो उसके ऊपर लेटी हुई है, तो वो फटाक से उठकर वहाँ से माफ़ी मांगने लगती है और अपनी आंखें बंद कर कहती है कि मैंने सचमुच कुछ भी नहीं देखा है। दूसरे यहाँ पर यूचन उठकर फटाक से भाग जाता है एंड रानन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो चेंज कर आ जाता है जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत वियर्ड से ऑकवर्डनेस होती है एंड रानन यहाँ पर कुछ और ही टॉपिक के बारे में बात करने लग जाती है कि घर कितना खाली खाली सा लग रहा है। फिर यहाँ पर उसे उस फोटोग्राफ का याद आता है तो अपने बैग में से फोटोग्राफ निकाल कर वॉल पर हैंग कर देती है एंड यहाँ पर यूचन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सचमुच शादी हो गई है, लेकिन जैसे यहाँ पर उस चेयर से उतरने वाली थी वो गिरने वाली थी एंड यूचन यहाँ पर उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है जहाँ पर उनकी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड एक बार फिर से उन दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस आ जाता है एंड इस बार यूचन यहाँ पर वियर्ड बातें करना शुरू कर देता है ताकि ऐसा न लगे कि उनके बीच में फ़िलहाल कुछ अजीब सा चीज़ें हुआ है। यहाँ पर वो वेदर की बातें करता है। फिर रानन कहते हैं कि माफ़ करना मुझे मेरे जॉब पर जाना है। यूचन कहता है कि तुम सुबह और रात दोनों टाइम नर्स का जॉब करती हो। रानन कहते कि नहीं ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है एंड यहाँ पर वो उसे अपने पार्ट टाइम जॉब पर ले चलती है जहाँ पर वो चिकन सेल किया करती है। यहाँ पर तो यूचन उसी कटिंग स्किल्स को देखकर मन ही मन में डरने लग जाता है एंड सोचता है कि मैं इतना बड़ा फाइटर कमांडो हूँ तो फिर यहाँ पर मैं इस लड़की से क्यों डर रहा हूँ। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि शायद से तुम्हें भी भूख लग रही होगी। यूचन यहाँ पर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर ये चिकन इतने कम प्राइस में क्यों सेल करती हो, तुम प्राइस को बढ़ा भी सकती हो। लेकिन रानन कहते कि नहीं यहाँ के एरिया वाले लोग ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते, तो फिर अगर मैंने प्राइस इंक्रीज़ कर दी तो वो लोग यहाँ पर कैसे कुछ खा ही नहीं पाएंगे और ऐसे भी उनका पेट भरे यही मेरी ख्वाहिश है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपना डिश खिलवाती है जहाँ पर यूचन को उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। रानन यहाँ पर उसके हाथों को नोटिस करती है जहाँ पर उसका कपड़ा थोड़ा सा फट गया था, तो फिर यहाँ पर वो निडल और थ्रेड लेने के लिए चली जाती है एंड आती यहाँ पर वो उसे सिलने लगती है और उसे अच्छे से ठीक कर देती है। यूचन यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हर एक चीज़ें कैसे आती है। रानन कहती है कि अगर बहुत यंग एज में तुम्हारे मॉम डैड इस दुनिया में ना रहे तो तुम्हें खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। यूचन यहाँ पर टॉपिक चेंज कर कहने लगता है कि आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ एंड यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने लगता है। इतने में यहाँ पर एक लग्जरियस की कार में से मी आ जाती है एंड कहती कि अरे वाह
एक नर्स यहाँ पर ये सारी जॉब कर रही है। यूचन ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ था। रैनन यहाँ पर उसे साफ साफ कह देती है कि देखो, नर्स वाली जॉब के बाद मैं कुछ भी करूँ मेरी लाइफ में वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम यहाँ पर कुछ काम से आई हो तो वो काम कर जाओ। तो फिर मियाँ कहते कि हाँ, मुझे तो यहाँ पर चिकन खाने का मन करा तो मैं तो तुम्हारी कस्टमर हुई, तो याद रखना तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करो। फिर यहाँ पर वो उसे डिश दे देती है, जहाँ पर मियाँ बिना उसे खाए फेंक देती है। कहती है कि कितना गंदा बनाया तुमने ये, इस वजह से इसे तुम इतने कम प्राइस में बेच रही हो। यहाँ पर यूचन कहने लगता है कि नहीं, ये गंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो प्रॉपर टेस्ट कर रहा है। मियाँ कहते हैं कि हाँ, लगता है कि तुम उसके हस्बैंड हो, इस वजह से यहाँ पर तुम उसकी साइड ले रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा भाई कौन है, मेरा भाई कमांडर गू के असिस्टेंस में काम करता है, तो तुम्हें पता ही होगा कि उसका रेपुटेशन कितना बड़ा होगा, फिर भी हम यहाँ पर आकर खा रहे हैं। यहाँ पर यूचन अपना मास्क उतार देता है, जहाँ पर उसका भाई कमांडर गू को देखकर शॉक हो जाता है और यहाँ पर बाद में वो उसे नील डाउन करके माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ पर यूचन को गुस्सा आता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही माफ़ी मांगनी है तो जाकर जिस चिकन को फेंका है उसे खाने लग जाओ। एंड यहाँ पर उसका भाई उस चिकन को खाने लग जाता है। रैनन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि अगर आपको चिकन खाना है तो मैं आपको दूसरा दे देती हूँ, वो पड़े हुए चिकन को तो इस तरीके से मत खाइए। यहाँ पर उसकी बहन उसे रोकने लगती है और गुस्से में आकर वो उसे थप्पड़ मार देता है। कहता है कि मैंने तुम्हें सारी की सारी चीज़ें देकर पूरा स्पॉइल कर दिया है, तुम्हें तमीज़ ही नहीं है कि अपनों से कैसे बात की जाती है, लगता है तुम्हें मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर वो माफ़ी के तौर पे ढेर सारे पैसों का बंडल निकालता है और उन्हें देने लग जाता है, जहाँ पर रैनन भी शॉक हो जाती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को कॉल आ जाता है उसकी मम्मा का, यानी कि उसकी स्टेप मदर का, जो कि उसे घर बुला रही होती है। एंड यहाँ पर न जाने वो कैसे उसकी न्यू वाले घर में पहुँच गई थी। साथ साथ यहाँ पर रैनन का स्टेप ब्रदर भी होता है। यहाँ पर वो लोग तो पूरे के पूरे घर को देखकर बहुत ज़्यादा शौक से हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसी महंगी चीज़ कभी देखी नहीं होती है। तो यहाँ पर उसकी मम्मा कहने लगती है कि तुम तो बड़ी चालाक निकली, तभी मैं सोचूं कि तुम घर छोड़कर कहाँ रह रही थी, वो भी अकेली और इतना टाइम से। रैनन कहती है कि घर मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का है। उसकी स्टेप मदर कहने लगती है कि इतनी जल्दी शादी भी कर ली बिना अपनी मम्मा को बताए। रैनन यहाँ पर उसे अपनी लाइन क्रॉस करने से मना करती है, तो फिर उसकी मम्मी जाकर चुपचाप बैठ जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे पैसे मांगने लगती है, लेकिन रैनन यहाँ पर कुछ भी देने से मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर आसपास कई सारी लग्जरियस चीज़ें रखी हुई थी एंड उनकी मम्मी उसे उठाकर बैग में रखने जा रही थी। रैनन कहती है कि प्लीज़ इन सब को छूए मत, ये सब कुछ मेरे हस्बैंड का है। यहाँ पर उसकी स्टेप मदर को बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो रैनन का बैग ले लेती है एंड उसके अंदर जितने पैसे होते हैं वो निकाल कर लेने लगती है। रैनन उनसे बहुत मना करती है कि उसने बहुत मेहनत से वो सब कमाया है। तो उसकी स्टेप मॉम बोलने लगती है, हाँ तो मेहनत से कमाया तो इसमें मैं क्या करूँ, ऐसे भी ये सारे पैसे मैं तुम्हारे डैड के इलाज के लिए यूज़ करने वाली हूँ, और उस बुढ़ी ने तो इतना लोन ले लिया है कि हम लोन चुकाते चुकाते ही मर जाएंगे। यहाँ पर यूचन उसकी बातों को सुन रहा होता है एंड वो आंटी रैनन से कह रही थी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, तो जाओ जाकर अपने हस्बैंड से हमें पैसे देने के लिए कहो। रैनन यहाँ पर ऐसा करने से साफ मना कर देती है एंड यूचन यहाँ पर रैनन को अंदर बुला लेता है एंड यहाँ पर यूचन उसे काट देने लगता है, ये कहते हुए कि इसके अंदर 1 लाख है, यहाँ पर तुम ये अपने डैड के लिए यूज़ कर सकती हो। रैनन यहाँ पर वो पैसे लेने से साफ साफ मना कर देती है एंड यूचन को समझ आ रहा होता है कि ये नाटक नहीं कर रही है, ये बहुत ही सिंसियर और प्योर हार्टेड लड़की है। फिर बाद में उसे कहते हैं कि देखो ऐसे भी तुम्हारा फैमिली मैटर है और तुम्हारा फैमिली मैटर मेरा फैमिली मैटर है, तो तुम पैसे को रख सकती हो। रैनन यहाँ पर वो कार्ड को ले लेती है और इससे माफ़ी मांगती है, लेकिन कहती है कि सारे के सारे पैसे मैं तुम्हें ज़रूर लौटा कर रहूँगी। फिर बाद में वो मम्मा को कार्ड देने लग जाती है एंड कहती है कि याद रखना इसमें से एक भी पैसे गैम्बलिंग में नहीं जाने चाहिए, सब के सब मेरे फादर के इलाज के लिए जाने चाहिए। तो फिर यहाँ से वो लोग उसे थैंक यू बोलते वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर रैनन का स्टेप ब्रदर अपनी मम्मा से कहता है कि आपको नहीं लगता हम जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शायद से उसके पास भी इतने पैसे नहीं हैं। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि देखा नहीं कितने बड़े घर में रहती है और कितनी महंगी महंगी चीज़ वहाँ पर है, और तुम कहते हो कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर नहीं भी होते तो मुझे पता है कि उस लड़की से पैसे कैसे निकलवाने हैं, और ऐसे भी मैं सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, तुम बस पैसे के मज़े लो। फिर बाद में यहाँ पर रैनन हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर उसे दूसरे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है एंड उसे बहुत ही बड़ा सदमा लग जाता है, क्योंकि उसे आज उसके डैड की मरने की खबर मिलती है। रैनन को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि उसने पैसे तो भिजवा दिए थे टाइम से, तो फिर यहाँ पर उसके डैड का इलाज क्यों नहीं हो पाया। एंड यहाँ पर डॉक्टर बताने लगती है कि नहीं तो हमें तो आपकी ओर से कोई पैसे मिले ही नहीं है, हम तो पैसों की डिमांड कई टाइम से कर रहे, तब जाकर हम ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपके डैड को कोई देखने तक नहीं आया। यहाँ पर तो उसे हम उसकी स्टेप मदर को देखते हैं, जो कि उन पैसों से गैम्बलिंग कर रही होती है।
इतने में यहाँ पर रानन आकर उन सभी का गैम्बलिंग वाला शोर खत्म कर देती है एंड सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगती है। साथ ही साथ वो अपनी मम्मा के हाथ में एक जेड का ब्रेसलेट भी देखती है और उसे समझ आने लग जाता है कि सारे पैसे आखिर गए कहाँ पर है। यहाँ पर वो अपनी मम्मा पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी मम्मा जो है कहने लगती है कि क्या करती मैं उस बुढ़े को जिंदा रखकर, ऐसे भी इतना बूढ़ा हो गया था वो। और रही बात बीमार होने की, तो आजकल हर कोई बीमार होता और मरता रहता है। अब ऐसे भी वो जॉब नहीं करता था तो उसके भरोसे मैं क्या ही करती। अच्छा था कि वो इस दुनिया से चला गया। रानन यहाँ पर उस पर बहुत चिल्लाती है तो फिर यहाँ पर वो आंटी सीधा उसकी इमोशनल चीज़ों पर अटैक करने लगती है कि लगता है तुम्हारी मम्मा ने भी तुम्हें वही सिखाया। अच्छा हुआ कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मम्मा के पास में चले गए। रानन को गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो आंटी को बड़े जोर से थप्पड़ मार देती है। आंटी की जो फ्रेंड्स होती है वो सभी लोग शॉक हो जाती है कि ये तो इसकी बेटी है, लेकिन वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पर वो आंटी बाद में रानन को लेकर झूठी झूठी कहानियां बनाने लगती है। फिर वापस से रानन उन्हें मार देती है, लेकिन इतने टाइम में उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर वो रानन को पकड़ लेता है और वो आंटी यहाँ पर रानन को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो आंटी कहने लगती है कि अब से जैसा मैं बोलूँगी वैसा ही तुम करोगी, तुम्हें जाकर कमांडर गू के असिस्टेंट से शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है अगर तुम उससे शादी कर लोगे कि तो तुम्हारे पास कितने पैसे आएंगे। यहाँ पर उसका बेटा बोलने लगता है लेकिन ये तो पहले से ही शादीशुदा है, हम इसकी दूसरी शादी कैसे करवा सकते हैं। आंटी बोलती कि टेंशन मत लो, इसके पति को क्या ही प्रॉब्लम होगी, इसका पति तो एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी गार्ड है, वो यहाँ पर कमांडर गू के असिस्टेंट का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और यहाँ पर ज़बरदस्ती वो लोग रानन को कुछ पिला देते हैं जहाँ पर रानन को वो ज़्यादा सा डिजीनेस सा होने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर गू यूचैन सभी लोगों के साथ आ जाता है एंड यहाँ पर वो उसके भाई को बड़ा पीटता है एंड बाद में यहाँ से वो रानन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर जैसे वो उसे घर लेकर आता है रानन यहाँ पर उसे किस करने लग जाती है। मिस्टर गू यानी कि यूचन पहले उसे किस तो करता है, लेकिन बाद में वो उसे अपने आप से दूर हटा देता है क्योंकि उसे समझ आता है कि फिलहाल वो अपने सेंसेस में नहीं है एंड यहाँ पर उसे ऐसा लगना नहीं चाहिए कि उसने उसका फ़ायदा उठाया। तो बाद में यहाँ पर वो उसे कुशन पर लटाकर उसे कंफर्ट करने लगता है एंड यहाँ पर उसे रानन की सिंसियरिटी अच्छे से समझ आ रही होती है कि वो जैसा रानन के बारे में सोच रहा था वो वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रानन की नींद खुलती है जहाँ पर यूचन उसके लिए पानी लेकर आता है। फिर बाद में यहाँ पर रानन उसे थैंक यू बोलने लगती है एंड कहती कि अच्छा हुआ कल रात को कुछ हुआ ही नहीं। तब जाकर यहाँ पर यूचन को याद आता है कि रानन ने तो उसे किस किया था एंड लगता है कि यहाँ पर रानन को रात की बात कुछ भी याद नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो उसे कुछ याद दिलाता भी नहीं है। रानन यहाँ पर कहने लगती है कि उस दिन जो स्टॉल पर हुआ तुम्हें नहीं लगता कि उस वजह से हम मुसीबत में आ सकते हैं एंड कमांडर को तुम्हें उस सिक्योरिटी के जॉब से निकाल सकते हैं। यूचन कहने लगता है कि वो मुझे क्यों जॉब से निकालेंगे, उल्टा वहाँ पर उन्होंने मिया को उसकी डॉक्टर वाली पोजीशन से छीन लिया था एंड कमांडर गू कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है जो यहाँ पर अपनी फैमिली रिलेशंस को देखकर कुछ काम करे, वो बड़े ही ऑनेस्ट इंसान है, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। यहाँ पर भी रानन बड़ी खुश हो जाती है ये सोचते हुए कि उन दोनों की जॉब एकदम सिक्योर है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गू यानी कि यूचन चला जाता है रानन की हॉस्पिटल में। यहाँ पर रानन उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूचन कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था। फिर बाद में रानन यहाँ पर उसे कल के लिए वापस से थैंक यू कहने लगती है। यूचन कहता है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना ही है तो क्यों ना तुम मुझे एक मील ट्रीट करो। रानन कहते हैं कि ठीक है। यूचन कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर डिसाइड करूँगा कि हमें जाना कहाँ है। रानन कहते हैं कि ठीक है मैं डिसाइड करूँगी कि हमें पहनना कहाँ है एंड यहाँ पर वो दोनों कपड़े पहनकर आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, लेकिन वो लोग कोई नॉर्मल से कपड़े नहीं बल्कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आए होते हैं। रानन यहाँ पर रेस्टोरेंट देखकर शॉक हो जाती है, कहते कि तुम्हें पता भी है ये कितना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। यहाँ पर यूचन को समझ नहीं आता कि आखिर वो रानन को क्या कहे। रानन कहते कि हमें यहाँ से जाकर कहीं और जाना चाहिए, लेकिन यूचन कहते कि देखो ऐसे भी ये जो रेस्टोरेंट है वो तो मिस्टर गू ओन करते हैं, तो फिर यहाँ पर अगर मैं डाइन इन करूँगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। रानन कहते कि ऐसी बात है तो हम फिर यहाँ पर जा सकते हैं एंड यहाँ पर बाद में वो लोग अंदर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर रानन सारा का सारा मेन्यू का प्राइस देकर शॉक हो जाती है, लेकिन यूचन उसे डिस्काउंट वाली बात याद दिलाता है तो रानन वापस से खुश हो जाती है। दूसरा यहाँ पर उस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होता है वो मिस्टर गू को देख लेता है एंड यहाँ पर वो एक लड़की को भी देखता है यानी कि रानन को, तो फटाक से मिस्टर गू यानी कि यूचन की मम्मा को कॉल कर कर बता देता है कि आपका बेटा किसी लड़की के साथ डेट पर आया है और ये ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, आप चाहो तो आकर अपनी आंखों से देख भी सकती हो।
फिर बाद में यहाँ पर यूचन उसके लिए गिफ्ट लेकर आया होता है। रैनन यहाँ पर वो गिफ्ट लेने से एक्सेप्ट नहीं करती। यूचन कहता है कि देखो प्लीज़ इसे ले लो, मैं यहाँ पर अपनी सेविंग से तुम्हारे लिए ये सब लेकर आया हूँ। रैनन को और गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हें समझ भी आता है कि सेविंग्स किसके लिए रहती है। सेविंग्स इसलिए रहती है ताकि हम हमारे अर्जेंट टाइम में उसे यूज़ कर पाए, ना कि ऐसे लाविश से गिफ्ट खरीदने के लिए। यूचन कहता है कि देखो अर्जेंट टाइम आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरी लाइफ में प्रीशियस अगर कोई इंसान है तो वो तुम हो, और मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर बाब ने वो उसे एक ब्रेसलेट दे देता है। रैनन यहाँ पर ब्रेसलेट को देखकर समझ जाती है कि वो कितना एक्सपेंसिव होगा, लेकिन यूचन उसे कहता है कि तुम इसका भाव मत देखो, मेरे मन के भाव देखो। दूसरे हम यहाँ पर थोड़ी सी एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन दोनों को देख रही होती है। एंड वो कोई और नहीं बल्कि यूचन की मम्मा थी। फिर यहाँ पर वो बड़ी खुश हो जाती है कि फाइनली मेरा बेटा लड़कियों के साथ घूम रहा है, वरना मुझे तो लगा था कि उसे लड़की ही पसंद है। फिर बाद में यहाँ पर उनका खाना आ जाता है, जहाँ पर रैनन जो है एज अ गुड वाइफ सबसे पहला बाइट निकाल कर उसे खिलाने वाली थी। यूचन यहाँ पर उसे देख ही जा रहा था, तो रैनन को लग रहा था कि शायद से वो गलत काम कर रही है, तो वो वापस से फोक को पीछे ले लेती है, लेकिन यूचन उसका हाथ पकड़कर खुद ब खुद उसे खा लेता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी मम्मा को नोटिस करता है, जहाँ पर वो डर सा जाता है। एंड यहाँ पर रेस्टरूम का बहाना बनाकर वो अपनी मम्मा से मिलने चला जाता है एंड पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि मैं आज यहाँ पर वो चीज़ देखने आई हूँ जो दुनिया में कभी भी पॉसिबल नहीं है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो। यूचन कहते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर उसकी मॉम यहाँ पर सैड हो जाती है, कहती है कि गर्लफ्रेंड नहीं है, लगता है नॉर्मल सी फ्रेंड होगी। यूचन कहते हैं कि नहीं वो मेरी वाइफ है, और उसकी मम्मा यहाँ पर और भी खुश हो जाती है। बाद में यहाँ पर यूचन उसे सारी की सारी स्टोरी बताने लगता है। यहाँ पर वो आंटी कहते कि रुको मैं अभी जाकर उसे मिलती हूँ एंड एज ए गिफ्ट ये रेस्टोरेंट उसके नाम कर देती हूँ। यूचन कहते कि मेरी बात तो सुन लो, उसे हमारी आइडेंटिटी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है और मैं उसे बहुत जल्दी बताने का सोच रहा हूँ, तब आप जाकर उसे कह सकती हो, लेकिन फिलहाल हम कोई भी चीज़ रिवील नहीं कर सकते। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को मिल जाती है शीन, जो कि उसी स्कूल में हुआ करती थी। एंड यहाँ पर शीन उसे देखकर यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ में शादी कर ली है और तुम यहाँ पर बड़े से रेस्टोरेंट में कैसे आ गई खाना खाने के लिए। यहाँ पर रैनन उसे सुनाना शुरू कर देती है। तो फिर यहाँ पर वो उसके हाथों में ब्रेसलेट देखती है एंड शीन उस ब्रेसलेट को तोड़कर नीचे फेंक देती है। रैनन को बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो शीन को सुनाने लगती है, कहती है कि ये रियल था, लेकिन शीन के अकॉर्डिंग वो ब्रेसलेट फेक होता है। तो फिर यहाँ पर वो अपने हस्बैंड की मदद लेने लगती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड जो है यहाँ पर बेचारी रैनन को सुनाना शुरू कर देता है। एंड इतने में वो उसके ऊपर हाथ भी उठाने वाला था, लेकिन फटाक से यहाँ पर यूचन आकर उसे पंच मार देता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइफ के साथ इतनी बदतमीजी से बात करने की। यहाँ पर उसका हस्बैंड यूचन से डर नहीं रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। फिर बाद में यहाँ पर वो उन्हें कहने लगता है कि इस ब्रेसलेट को तोड़ने के लिए तुम्हें कंपेंसेशन पे करना ही होगा। तो फिर यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि हम ये सब नहीं करने वाले, तुम्हें तो हम अभी बताते हैं। फिर यहाँ पर उसका हस्बैंड जो है कॉल कर हेड ऑफ द पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर बुला देता है। उसे लग रहा होता है कि वो उसकी साइड लेगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर जैसे ही आता है यहाँ पर वो मिस्टर गू को पहचान लेता है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे सैल्यूट करना चाहता तो है, लेकिन यूचन उसे इशारे करता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस ब्रेसलेट को देखकर बोलने लगते हैं। यूचन कहते हैं कि सर अगर आप चाहो तो फिर इस ब्रेसलेट के पीछे एक बारकोड है, कॉल कर पता लगा सकते हो कि ये रियल है या फिर फेक है। एंड पुलिस ऑफिसर ठीक वैसा ही करते हैं। एंड यहाँ पर वो ब्रेसलेट रियल निकलता है, जो कि मिस्टर गू के नाम पर खरीदा गया है। रैनन यहाँ पर मिस्टर गू के नाम पर खरीदा गया है सुनकर थोड़ी सी शॉक हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पे वो दोनों के दोनों यानी कि शीन और उसका हस्बैंड डरने लग जाते हैं एंड पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है। रैनन यहाँ पर गुस्से में मिस्टर गू को देख रही होती है एंड यहाँ पर मिस्टर गू यानी कि यूचन कंफ्यूज था कि मैंने इसे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, लेकिन यहाँ पर ये मुझे ऐसे देख क्यों रही है। एंड यहाँ पर रैनन उसे पूछती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम चोरी कर सकोगे, ये जो ब्रेसलेट है वो तो मिस्टर गू के नाम पर है, तो फिर यहाँ पर तुमने मुझे ये क्यों कहा कि ये ब्रेसलेट तुमने खरीदा है करके। इतने में यहाँ पर यूचन की मम्मा आ जाती है, जो कि रैनन को अपनी डॉटर इन लॉ कहने लगती है। बाद में यहाँ पर वो उसके हाथों में ब्रेसलेट को नोटिस करती है एंड कहने लगती है कि ओह ये ब्रेसलेट, ये मुझे याद है, ये ब्रेसलेट तो यहाँ पर इसने तुम्हारे ले लिया था एंड मुझे तो लग रहा था कि ये किसी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों की शादी हो गई है। तब जाकर यहाँ पर रैनन को थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगता है। उसकी मम्मा को यहाँ पर लगने लगता है कि रैनन को कुछ तो शक जा रहा है, तो वो उसे पूछती है। रैनन कहती है लेकिन ये ब्रेसलेट तो
गो के नाम से फाइल हुआ है, गो फैमिली के नाम से। तो फिर यहाँ पर उसकी मम्मा कहते हैं कि हाँ तो मेरा पूरा नाम तो गो शीशा है, तो फिर ऑफकोर्स ही बात है कि मेरे नाम पर ये चीज़ खरीदी गई है। एंड रैनन को यहाँ पर बड़ा बुरा लगता है अपने हस्बैंड पर एलिगेशंस लगाने के लिए। तो फिर यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। आंटी कहते हैं कि जाने दो, ऐसे भी तुम्हें इसे सुनाना है तो सुनाओ, मानना है तो मारो, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम जो चाहो उसके साथ कर सकती हो एज अ वाइफ। और ये बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें अपने घर पर इन्वाइट करना चाहूँगी। एंड यहाँ पर वो उसे ज़रूर हाँ कहती है। फिर बाद में यहाँ पर यूचन अपनी मम्मा को लेकर साइड में जाता है, कहता है कि आखिर आपने रैनन को यहाँ पर घर पर क्यों इन्वाइट किया। उसकी मम्मा यहाँ पर उसे कहने लगती है कि सबसे पहले जाओ और अपनी आइडेंटिटी को मेरी बहू के सामने रिवील करो, आखिर तुम कब तक उसे ऐसे रखने वाले हो। और रही बात उसे घर पर इन्वाइट करने की, तो वो मेरी बेटी है, मैं जब चाहे तब उसे अपने घर पर बुला सकती हूँ। यहाँ पर यूचन कहता है कि हाँ हाँ बुला लो, जब वो इतने बड़े घर पर आएगी तो सोच में पड़ जाएगी कि इतने गरीब इंसानों के पास में इतने बड़े बड़े विला कहाँ से आ रहे हैं। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं उसे तभी बुलाऊंगी जब यहाँ पर तुम उसे सारी सच्चाई बता दोगे तो। एंड बाद में यहाँ पर वो मान जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों के दोनों घर पर होते हैं, जहाँ पर यूचन उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहा था। एंड यहाँ पर रैनर बहुत इमोशनल हो जाती है और अपनी मम्मा की डेथ के बारे में बताती है कि उन्हें कैंसर था। इसके बाद में यहाँ पर उसके डैड ने सेकंड शादी कर ली थी, जहाँ पर उसकी जो मम्मा थी यानी कि स्टेप मम्मा और उसका स्टेप ब्रदर कभी भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। और हालांकि एज अ मैन हमेशा घर पर एक मैन की बातें चलती है, लेकिन मेरी स्टेप मॉम बहुत अकड़ू थी और बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाली थी। इस वजह से मेरे डैड को उनकी बातें सुननी ही पड़ती थी। एंड यहाँ पर तो अब मेरे डैड भी नहीं रहे मेरा साइड लेने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर यूचन उसे पीछे से हक करता है एंड बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं लाइफ टाइम तो मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों किस करने ही वाले हैं, लेकिन उन्हें समझ आता है कि वो लोग आखिर में क्या कर रहे हैं। एंड बाद में वो दोनों शर्माना शुरू करने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को उसकी मदर इन लॉ का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लगती है कि फिलहाल तो मैं तुम्हें घर पर इनवाइट नहीं कर सकती, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान किए और तुम्हें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो फिर उसकी मम्मा उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर रैनन को तो कुछ समझ ही नहीं आता। इसके बाद में कॉल कट हो जाता है, जहाँ पर रैनन उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें पता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझे क्यूरियोसिटी में डाल देते हैं, और तो और ख़ास करके वो लोग जो मुझसे झूठ बोलते हैं। इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर बेचारा यूचन तब घबरा ही जाता है कि आखिर उसके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि उसे रैनन को अपनी आइडेंटिटी को लेकर झूठ बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो दंग रह जाता है ये सोचते हुए कि आखिर वो कैसे उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताएगा। और साथ साथ वो ये भी सोच रहा होता है कि आखिर मेरी मम्मा ने कौन सा सरप्राइज़ प्लान किया होता। फिर बाद में यहाँ पर हम उसकी मम्मा को और ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए थे। उन्हें ये घर छोटा सा लग रहा था, लेकिन रैनन को ये घर कोई पैलेस से बड़ा नहीं लग सकता, क्योंकि उसके लिए छोटा सा स्पेस ही बहुत बड़ी जगह होती है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा ग्रैंडपापा गुस्सा करने लगती है कि आखिर आपने अपने ग्रैंडसन को क्या सिखा के रखा है, वो अपनी वाइफ से झूठ बोलने जा रहा है। ग्रैंडपा कहता है कि मैं तो नहीं चाहता था कि वो उसे झूठ बोले, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान है कि मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो उसकी आइडेंटिटी को कब रिवील करेगा। आंटी बताने लगती है कि किस तरीके से मुझे उसकी मदद करनी पड़ी थी। इतने में यहाँ पर रैनन आ जाती है, जो कि उन सभी के लिए गिफ्ट्स लाई होती है। यहाँ पर यूचन कहते कि तुमने शायद मेरे लिए भी गिफ्ट लिया होगा। रैनन कहते कि हाँ। फिर बाद में यहाँ पर सबसे पहले वो ग्रैंडपा को उनका गिफ्ट देती है, जो कि एक विंटर वाला हैट होता है। यहाँ पर ग्रैंडपा पूछने लगते हैं कि आखिर यही क्यों। यहाँ पर रैनन बताने लगती है कि अभी विंटर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ठंडियाँ बढ़ती जा रही है, तो आपके जो ईयर्स है वो सेंसिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लाया है ताकि आप इसे हमेशा पहने और हवा आपके कान के अंदर ना जाए, ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी मम्मा को स्कार्फ देती है। उसकी मम्मा वो स्कार्फ देखकर बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो रैनन ने खुद ब खुद अपने हाथों से बनाया होता है। यहाँ पर वो खुशी के मारे बोलने लग जाती है कि मैं कितनी भी लग्जरियस स्टोर में जाकर शॉपिंग करूँ, लेकिन ये स्कार्फ मुझे नहीं मिलने वाला। रैनन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर यूचन कहता है कि लग्जरियस स्टोर से मेरी मम्मा का मतलब है कि वो ओल्ड लेडीज़ का स्टोर, जहाँ पे वो बेचारियाँ खुद के हाथों से ये सब बनाती है, तो मेरी मम्मा उन्हीं से ये सारी चीज़ें
उसे खरीदती है। बाद में यहाँ पर वो उससे अपना गिफ्ट मांगता है, जहाँ पर रैनन उसके लिए ग्लव्स लेकर आई थी। हालांकि उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो उसे ग्लव्स देगी, लेकिन इसके पीछे का मीनिंग बहुत बड़ा होता है। रैनन ने यहाँ पर यूचन को ग्लव्स इसके लिए दिए थे ताकि यूचन ठंडी के टाइम पे उसके हाथ का रखना हो जाए, क्योंकि वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड जो वर्क करता है तो उसे उसके हाथ को प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं एंड उसकी मम्मा कहते हैं कि स्पेशली मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है। ये बात सुनकर न जाने क्यों ग्रैंडपा और यूचन घबरा जाते हैं। ग्रैंडपा कहते कि बहू क्या तुमने ये सब बनाया? आंटी कहती कि हाँ मैंने ही ये सब बनाया, मैं चाहती थी कि बहुत टाइम से मैंने कुछ बनाया नहीं है, तुम कुछ ना कुछ मैं स्पेशल बनाओ, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बनाई है। फिर यूचन यहाँ पर ग्रैंडपा को सबसे पहली बाइट लेने के लिए कहता है। ग्रैंडपा कहते कि अरे तुम उसके बेटे हो, सबसे पहले तुम खा। एंड यूचन बाइट लेते ही यहाँ पर अजीब सा फेस बनाता है, क्योंकि उस खाने में ढेर सारा नमक होता है एंड उसे पता होता है कि उसकी मम्मा की कुकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। फिर बाद में रैनन यहाँ पर उसे खाती है, जहाँ पर रैनन को वो पसंद नहीं आता, लेकिन वो खाली अच्छा बनने के लिए कहने लगती है कि मम्मा आपने तो बड़ा अच्छा खाना बनाया है। फिर बाद में ग्रैंडपा वो खाने को खाते और उनका मुंह ही बिगड़ जाता है। तो फिर यहाँ पर वो वाइन की बोतल लेकर आ जाते हैं, लेकिन रैनन उन्हें पीने से साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए फिलहाल अच्छा नहीं है। यूचन कहते कि लगता है तुम भी ड्रिंक नहीं करती हो। रैनन कहते कि चैलेंज मत लगाओ मुझसे, मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो पूरी की पूरी बोतल को खाली कर देती है। फिर यहाँ पर वो अपने सेंसेस में नहीं होती, तो यूचन उसे लेकर बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो उसके गालों पर मल्टीपल किसेस कर रही थी। एंड यूचन नर्वस हो जाता है, तो वो उसे वहाँ रेस्ट करने के लिए कहकर छोड़कर चला जाता है, लेकिन रैनन उसे रोकने लगती है, कहती है कि थैंक यू इस तरीके से मेरा ध्यान रखने के लिए। तो यूचन उसे लेकर सुलाने लगता है एंड यहाँ पर रैनन को उसकी मम्मा की याद आती है, जहाँ पर वो रोने लग जाती है। फिर यूचन उसे लोरी गाते हुए कंफर्ट करता है, जहाँ पर रैनन सो जाती है एंड सुबह उठते ही यहाँ पर रैनन का सर दुखने लगता है। यहाँ पर उसे बाद में धीरे धीरे कर रात रात को क्या हुआ था वो सारी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अब वो यूचन को कैसे फेस करेगी, और उसे बहुत एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा होता है। फिर यहाँ पर वो ऐसा सोचने लगती है कि क्यों ना मैं उससे मिलूँ और ऐसा एक्ट करूँ कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसे लगेगा कि मैं भूल गई हूँ एंड वो मुझे याद थोड़ा दिलाएगा। इसके बाद में यूचन आ जाता है, जहाँ पर आते ही वो उसे कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हें सब कुछ याद होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर कहे जा रही थी कि मैं कोई भी बात नशे के चक्कर में भूलती नहीं हूँ। और यहाँ पर रैनन ब्लश करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन होती है अपने हॉस्पिटल में, जहाँ पर एक नर्स आकर रोने लग जाती है कि वैंग ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो फिर वो चली जाती है वैंग को सबक सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वैंग बातों से मान ही नहीं रहा था। वो रैनन को भी यहाँ पर छेड़ना शुरू कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर आ जाती है मिया, और न जाने मिया को कैसे इस हॉस्पिटल में एंट्री मिल जाती है। फिर मिया यहाँ पर सारे का सारा इंजाम जो है रैनन पर लगाती है एंड यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स एंड सभी लोग आ जाते हैं, साथ साथ यूचन भी। एंड यहाँ पर मिया कहने लगती है कि इसका हस्बैंड तो नॉर्मल सा एक बस बॉडीगार्ड है, आखिर ये क्या ही कर लेगा। दूसरा यहाँ पर डायरेक्टर्स जब यूचन को देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं एंड यूचन यहाँ पर उसे इशारे करने लगता है। वैंग को अपने पैसों का बहुत ज़्यादा ही घमंड था, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल वालों को पता होता है कि उन्हें किसे सबसे ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। तो फिर यहाँ पर वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर वैंग को वहाँ से निकाल देते हैं। फिर बाद में यहाँ से वो लोग रास्ते पर वॉक करते हुए जा रहे थे, जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ऑकवर्ड सा साइलेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर रैनन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो यूचन से क्या कहे। फिर यहाँ पर यूचन ही खुद उसे वहाँ पर कह देता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अब कपल्स हैं। रैनन को यहाँ पर समझ नहीं आता, उसे ये लग रहा होता है कि शायद से वो उसे डिवोर्स की बात करने वाला है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। यूचन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हम कपल से भी और ज़्यादा एक अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं, एक अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ बन सकते, प्रॉपर अरेंजमेंट की शादी करने के बाद में। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें लेकर मैं पूरा का पूरा श्योर हूँ, तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारा प्योर हार्ट, और तुम इतनी भोली जो हो। मुझे पहले लगता था कि शायद से तुम यहाँ पर बहुत स्मार्ट गर्ल रहोगी और बाकी लड़कियों की तरह होगी, लेकिन तुम्हारे इस पर्सनालिटी को देखकर मैं पूरा श्योर हूँ कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मुझे मेरी लाइफ स्पेंड करनी है। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि सारी सच्चाई बता दे, लेकिन उसे डर लग रहा था, क्योंकि आज ही उसने अपनी फीलिंग को कन्फेस किया, और क्या पता रैनन गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ दे। तो फिर यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ती है ना। यहाँ पर वो लोग किस करने वाले थे कि इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, जो कि उसे कमांडर गू कर कहता है, लेकिन वो उसकी वाइफ को देखकर नाम चेंज कर देता है एंड कहता है कि मेरा मतलब ये है कि कमांडर गू ने आपको एक इंपॉर्टेंट मिशन पर चलने के लिए कहा है। फिर यहाँ से वो चला जाता है।
एंड दोस्तों यहाँ पर रानन को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, जहाँ पे उसे इमरजेंसी में किसी प्लेस पर पहुँचना होता है, क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था एंड यहाँ पर कई सारे लोग जो है वो घायल हो चुके थे। फिर बाद में यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूचन भी सिम वही जगह पे जा रहा है जहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है एंड यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे सारी बातें समझाने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस लोकेशन में पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पक्का श्योर होता है कि वो लोग अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर अंदर से धमकी आई हुई थी कि अगर कोई भी कमांडो, पुलिस ऑफिसर या कोई भी एनिमी वाला लोग अंदर आने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको बम से उड़ा दिया जाएगा। इस वजह से यहाँ पर वो लोग कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। दूसरा यहाँ पर रानन आ जाती है घायल लोगों की जान बचाने के लिए अपनी हॉस्पिटल की तरफ से, लेकिन यहाँ पर उसे अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। फिर बाद में यहाँ पर उन दोनों में एक डील होती है कि खाली 2 ही डॉक्टर्स अंदर आ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तो फिर यहाँ पर रानन और यूचन फेक डॉक्टर बनकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो गुंडा होता है वो सीधा रानन को अपने पास बुलाता है एंड पास बुलाते यहाँ पर वो उसे गले पर चाकू रख देता है, क्योंकि उसे यूचन पर ऑलरेडी शक चला गया था। बाद में यहाँ पर वो जो टेररिस्ट जो है वो बड़ी चालाकी से रानन के पूरे ऊपर बॉम्ब लगा देता है, यानी कि उसे सूट पहना देता है जिसके अंदर बॉम्ब फिरता। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि अब तुम इस लड़की को कैसे बचाओगे, एंड मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कमांडो हो। यहाँ पर यूचन कहने लगता है कि मैं एक नॉर्मल सा डॉक्टर हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो टेररिस्ट रानन को फेंक देता है एंड यूचन क्या चला जाता है ये कहते हुए कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम रियल में डॉक्टर हो या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए उस टेररिस्ट के साथ में फाइट नहीं करता, जहाँ पर उसे चाकू लग जाती है। एंड तब यहाँ पर रानन भाग कर उसके पास आती है एंड तभी यहाँ पर उस टेररिस्ट को वो मार गिरा देता है। फिर बाद में यहाँ पर यूचन उसके ऊपर से वो कोट लेकर खुद ले लेता है एंड यहाँ पर अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है एंड बोलता है कि याद है ना, घर पर जब तुम अपनी फैमिली की स्टोरी बता रही थी तब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूँगा। बाद में यहाँ पर वो उसे किस करता है और वहाँ सीधा भाग जाता है उस सूट को लेके बहुत ज़्यादा दूर, ताकि वो बॉम्ब यहाँ पर मॉल में ना फुट पाए। एंड रानन यहाँ पर रोती रह जाती है और उसे पास की हर एक बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर उन्होंने हर एक समय एक दूसरे के साथ में बिताया होता है। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं यूचन को, जो कि हल्का सा घायल था लेकिन अब वो वापस आ चुका था। एंड बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर रानन उसके लिए बहुत घबरा गई थी। वो उसे कहने लगती है कि क्यों ना तुम अपना करियर स्विच कर लो तो। एंड यहाँ पर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रानन के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल सा सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो कैप्टन कमांडो के लिस्ट में आता है। इतने में यहाँ से रानन चली जाती है, जहाँ पर उसे कॉल आने लगता है एक लॉयर का, जो उसे बताने लगती है कि अपने डैड ने मरने से पहले यहाँ पर कुछ घर आपके नाम पर करवाए थे, आपके इनहेरिटेंस पे। हम यहाँ पर रानन ये सारी बातें जानकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन खुशी के साथ साथ मुसीबतें भी तो आती है। तो फिर यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर आ जाते हैं वसूली करने के लिए एंड यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में आकर तमाशा खड़ा करना शुरू कर देते हैं। रानन कहती कि जो ड्रामा करना है करो, लेकिन ये घर मेरे डैड मुझे देकर गए, तो मैं ये घर तुम्हें नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे मेरे डैड को बड़े लॉस में डाल दिया है। यहाँ पर आंटी चिल्ला कर कहने लगती है कि हमने तुम्हारे डैड को लॉस में डाला है, तुम्हारे डैड के सारे खर्चे हम उठाते आ रहे हैं। रानन कहती कि बस भी करो, मेरे डैड ने लोन लिए थे, उस वजह से तुम खर्चे उठा पा रहे थे और तुम्हारे पास तो खुद के पैसे थे भी नहीं। यहाँ पर आंटी उस गुंडे को बुला लेती है, कहते कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पैसे कैसे नहीं लौटाती हो। एंड यहाँ पर वो गुंडा रानन से कहता है कि देखो मैं सीधे सीधे पेपर्स मांगना चाहता हूँ, तो सिंपली दे दो, वरना मुझे दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। रानन बाद में यहाँ पर उसे लॉ की पट्टी पढ़ाना शुरू कर देती है, लेकिन वो ठहरा अनपढ़ गवार गुंडा उसे कहाँ कुछ समझेगा। तो फिर यहाँ पर वो रानन के साथ में ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है, जहाँ पर रानन चिल्लाने लगती है। इतने में यहाँ पर यूचन आ जाता है, जो आते ही उसे पंच मार देता है और रानन को लेकर जाने लगता है, लेकिन वो गुंडा उन्हें रोकने लगता है। यहाँ पर यूचन उसे वार्न करता है कि देखो मेरे दिमाग में मत छोड़ो, वरना मैं तुम्हारा पूरा का पूरा केस खराब कर सकता हूँ। लेकिन वो गुंडा कहता है कि तुम जैसा मामूली सिक्योरिटी गार्ड मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है, अभी के अभी यहाँ पर खड़े रहो, मेरी परमिशन के बिना कोई यहाँ से हिल भी नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन से गैंग का मेंबर हूँ, अगर मेरे चेलों को पता चला ना कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो तो तुम्हारा केस मेरे चेले पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। यूचन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, बाद में यहाँ पर वो उसे अपना नाम बताता है एंड ये नाम सुनकर तो रानन भी शॉक हो जाती है एंड पीछे से कई सारे कमांडर्स आते हैं जो कि उस गुंडे को पकड़ लेते हैं एंड उसे एज ए कमांडो गो यूचन प्रेस करते हैं। एंड तब जाकर यहाँ पर रानन के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। साथ साथ उसकी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर नीचे नी डाउन कर उनसे माफ़ी
माफ़ी मांगने लगते हैं। बाद में यहाँ पर से वो लोग उन्हें लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर यूचन रानन से बात करना चाहता है, लेकिन रानन खुद ब खुद उससे दूर हट जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग गए होते हैं, जहाँ पर रानन यूचन से रूठ कर बैठी हुई थी। यूचन कहते कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी तुम्हें बता नहीं वाला था, मुझे सचमुच माफ़ कर दो। रानन को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। वो उसे कहने लगती है कि हम लोग दिन रात एक दूसरे के साथ रहा करते थे, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चला, और तुम यही समझ रहोगे ना कि मैं कितनी भोली या फिर मैं कितनी ज़्यादा बुद्धू हूँ, जहाँ पर मुझे तुम्हारे इस बोले हुए झूठ का पता तक नहीं चल पा रहा था। वो इसके लिए क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करती थी, लेकिन वो ट्रस्ट आज तुमने मेरा ब्रेक कर दिया है। यूचन उससे बहुत माफ़ी मांगता है, लेकिन रानन कहते कि अब नहीं, अब मैं ऐसे झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकती। और मैंने भी तुम्हें उस दिन कहा था कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं पसंद। उसके बाद भी तुम्हारे पास इतने मौके थे, लेकिन फिर भी तुमने सच्चाई का सामना करना नहीं चाहा। एंड गुस्से में यहाँ से वो चली जाती है, हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर। एंड यहाँ पर वह एकदम देवदास की तरह ज़मीन पर लेटा हुआ रहता है, जहाँ पर उसे ग्रैंड पा आकर उस पर चिल्लाते हैं एंड हंसते भी है कि मैंने पहले से ही कहा था कि सच्चाई बता दो, लेकिन नहीं, तुम्हें यहाँ पर उस बेचारे की लॉयल्टी को टेस्ट करना था। मैं शुरुआत से कह रहा था कि वो ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, लेकिन देखो अभी भी देरी नहीं हुई है, वो खाली घर छोड़कर गई है। तुम चाहो तो उसे एक बार फिर से मना भी सकते हो। तुमने उसे झूठ कहा है, लेकिन तुम्हारा और उसका इमोशनल कनेक्शन एकदम सच है, वो तुम उसे बिलीव करवाओ। दोस्तों यहाँ से रानन जा रही होती है तो कई सारे लोग आते हैं जो कि उसे रोज़ेस देने लगते हैं एंड कहते हैं कि प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। फिर वो पीछे मुड़ कर देखती है जहाँ पर यूचन होता है, और यहाँ पर यूचन उसके लिए फ्लावर का बुके लेकर आया था, लेकिन रानन यहाँ पर उसके लिए रुकती नहीं है, वो आगे जाने लगती है। बट फिर बाद में यहाँ पर यूचन उसके लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है एंड वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर रानन यहाँ पर उसे बहुत सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, कि मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर यूचन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। फिर बाद में यहाँ पर हम एक वेडिंग सीन को देखते हैं, जो कि बिल्कुल उसके सपनों जैसा होता है, जहाँ पर रानन और यूचन एक दूसरे के साथ में शादी कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे का साथ 7 जन्मों तक देने का वादा करते हैं। फिर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस भी करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सपना होगा, नहीं, ये तो एक हकीकत होती है, यानी कि रियल लाइफ में उनकी शादी हो गई थी। लेकिन जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो फिर ये शादी कैसे पॉसिबल है। तो हम चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में, जहाँ पर रानन उसे मनाई जा रही थी कि तुम उठ जाओगे तो मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, क्योंकि वो बेचारी बहुत डर गई थी और उसे रिग्रेट हो रहा था अपने इस डिसीजन पर, जहाँ पर वो उसे छोड़कर जा रही थी। एंड तब जाकर यहाँ पर यूचन उठता है। रानन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन यूचन उसे समझाता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे इमोशनली कनेक्टेड हो और तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो, और मैं वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर में तो मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं एंड तब हमें समझ आता है कि आखिर ये वेडिंग डेट तक कैसे पहुँचे, और ये वेडिंग एक रियल वेडिंग होती है। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।